नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 3 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आगामी परीक्षा चाहे वह सीएचएसएल की हो, चाहे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, एसआई, लगभग सभी परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज में भी ये आपकी मदद करेगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नया वर्ष एक तरह से देखा जाए तो नई खुशखबरी लेके आया हुआ है। तो कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी कोविशील्ड की। आज हमारे भारत की जो वैक्सीन है वह उसका नाम क्या है दोस्तों? कोवैक्सीन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको विकसित किसने किया है? तो भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। और जैसा कि आज ही सुबह 11 बजे यह जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इन दोनों वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है, यानी अब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे प्रश्न बन जाएगा कि कोविशील्ड को किसने बनाया? तो सीरम इंस्टीट्यूट और इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रेजेनेका ने बनाया, और भारत बायोटेक तथा इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोवैक्सीन को विकसित किया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब यह वैक्सीन मार्केट में उतर जाएगी और इससे हमारे देश के लोगों को लाभ मिलेगा। तो विशेषज्ञ समिति ने पहले ही स्वदेशी टीके को इस्तेमाल की अनुशंसा कर दी थी, जिसको आज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भी मंजूरी दे दी है दोस्तों। तो यह सीरम इंस्टीट्यूट ने 31 दिसंबर तक 7.5 करोड़ डोज तैयार होने और जनवरी से पहले हफ्ते तक इसे बढ़ाकर 10 करोड़ करने का दावा किया है। किसका? कोविशील्ड का। इसी तरह से दोस्तों, इनमें लगभग 20 बैच में रखे गए 5 करोड़ सैंपल की गुणवत्ता की जांच हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, अब देखिए ये भी ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ है? कसौली में है। कसौली किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। तो इस तरह से इन दोनों वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई है। और नेक्स्ट है, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू आइसोलेट न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, विगत 2-3 हफ्तों से नया स्ट्रेन आ गया है। वो भी कहां से शुरुआत हुआ? ब्रिटेन से, जिसकी वजह से हम लोगों ने जो उड़ानें थी उस पर रोक लगा दी है। और ब्रिटेन में 2 हफ्ते पहले सामने आए कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन के मामले में भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी मिल गई है दोस्तों। भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस स्ट्रेन को प्रयोगशाला में अलग यानी आइसोलेट करने की कामयाबी हासिल कर ली है। ब्रिटेन में इस नए स्ट्रेन ने पाई जाने के बाद जो मरीजों की संख्या बढ़ गई और पूरे विश्व में हाहाकार मच गया कि कहीं ऐसा न हो वर्ष 2021 भी 2020 की तरह खटाई में पड़ जाए। तो दोस्तों, आईसीएमआर ने बताया वैज्ञानिकों ने नया स्ट्रेन को कल्चर करने में कामयाबी हासिल की है। तो यह क्या होती है प्रक्रिया? इसको थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या है? तो कल्चर ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कल्चर इज ए साइंटिफिक प्रोसेस इन विच सेल आर ग्रोन अंडर कंट्रोल कंडीशन इन द लैबोरेटरी। यानी यह आप कह सकते हैं कि कल्चर ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में कोशिकाओं को विकसित किया जाता है। दोस्तों, आईसीएमआर ने कहा है कि ब्रिटेन से वापस आए लोगों से जुटाए गए नमूनों की मदद से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने सफलतापूर्वक सभी बदलावों के साथ नए स्ट्रेन को आइसोलेट और कल्चर कर लिया है। इसके लिए विज्ञानियों ने वेरोसेल लाइंस का इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो आईसीएमआर ने दावा किया है कि अब तक किसी देश ने ऐसा करने में सफलता नहीं पाई है। तो वायरस के इस स्ट्रेन को सफलतापूर्वक आइसोलेट या अलग कर लेने से इसमें जुड़े शोध में आसानी होगी। ब्रिटेन में 2 हफ्ते पहले कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला था और इसका जो स्वरूप है दोस्तों 70% ज़्यादा तेजी, यानी कोरोना वायरस से यह 70% ज़्यादा तेजी से इसका प्रसार या फैलाव होता है। तो यह चिंताजनक बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं बैन ऑन कम्युनिटी फिशिंग एट
असम रामसर साइट। दोस्तों असम में रामसर साइट है, इसका नाम है दीपोर बील। ध्यान रखेंगे, यह भी थोड़ा सा इस पहले खबर सुन लेते हैं, फिर रामसर के बारे में एक एक बातें क्लियर करेंगे। तो कामरूप जिला प्रशासन ने असम के एकमात्र रामसर साइट क्या है, दीपोर बील, यह यहीं से प्रश्न शुरू हो जाएगा, मिलान करने को आ जाएगा। तो यह सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो यहाँ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत यह निषेध आदेश 3 जनवरी और जनवरी के मध्य में यहाँ पर जो संभावना होती है, यहाँ पर चूंकि अब तो यानी यहाँ पर बिहू 3 बार मनाया जाता है वर्ष में, तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि मछली पकड़ने का, तो अन्य क्षेत्रों में मछली पकड़ा जा सकता है, यहाँ पर इस रामसर साइट पर जो है निषेध लगाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है निषेध, ये रोक लगाने का? तो इसका उद्देश्य है कि वर्षों से सिकुड़ रहे इस आर्द्र स्थल और इसके आसपास मछली पकड़ने और खुदाई तथा निर्माण को रोकना है, क्योंकि यह एक तरह से कह सकते हैं खतरे में आ रहा है, यानी इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह से हम इसका प्रयोग करते रहे दोस्तों। तो यह तो रही खबर। अब हम लोग बात करते हैं कि रामसर स्थल है क्या। रामसर साइट एक आर्द्र स्थल है जिसे 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में कैस्पियन सागर तट पर वेटलैंड पर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया था। तो दोस्तों चूंकि ईरान कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसको स्पर्श करता है, तो दीपोर बील को 2002 में पक्षियों की 219 प्रजातियों के अलावा जलीय जीव रूपों की एक श्रृंखला को बनाए रखने के लिए इसे नामित किया गया था, यानी भारत का यह जो साइट है 2002 में शामिल हुई थी। अब दोस्तों यहीं पर आपके मन में आ रहा होगा कि आर्द्र स्थल होता क्या है। तो ए वेटलैंड इज एन एरिया वेयर लार्ज पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज permanently or annually saturated with water or is submerged in it, यानी आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहां के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो, या करीब कह सकते हैं कि वर्ष के 8 महीने तक यहाँ पर जल बना रहता है। दोस्तों यह आर्द्र भूमि भारत में भी, भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था, रामसर कन्वेंशन। 1971 में हमने इसको अलग बता दिया है, और 1975 से 1975 से यह कह सकते हैं कि लागू हुआ था, और भारत 1982 में इस संधि पर, इस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किया था। अब बात आती है कि भारत में कितने रामसर साइट हैं। तो दोस्तों वर्तमान में 41 हो गए हैं, जैसे पहले 27 था, फिर 10 बढ़ा, यानी दोस्तों 27, यानी 2019 तक 27 था, फिर इसमें 10 + 2 + 2 यानी 27, 10, 37, 2, 39, 2, 41, यानी वर्तमान में 41 रामसर साइट हैं भारत की। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं, जैसा कि जो लास्ट में जैसे जो जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना। लोनार झील ये महाराष्ट्र में है, यह उल्कापिंडों से निर्मित झील है, यानी वॉल्केनिक इरप्शन से निर्मित झील है। और दूसरी जो आगरा में सुर सरोवर है, दोस्तों आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया। इसके पहले अक्टूबर-नवंबर में काबर ताल वेटलैंड, जो कि बिहार का पहला, इसी तरह से आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड की पहली रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। तो इस तरह से अब महाराष्ट्र में दोस्तों 2 हो गया है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, यानी इससे पहले जो 6 हुई थी, यानी 10 में ध्यान रखना 6 तो उत्तर प्रदेश से ही है, 3 पंजाब से है, 1 महाराष्ट्र से है। तो एक एक करके आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में जो हुए हैं 6 हुए थे। कौन कौन से? नवाबगंज, पार्वती, आरंगा, समान पक्षी बिहार, समसपुर, सांडी और सरसई नवार। तो ये 6 थे। एक और जुड़ गया, कौन? सुर सरोवर, ध्यान रखेंगे, जिसे कीथम झील भी कहते हैं। फिर 3 जो थे वह पंजाब में केशवपुर मियानी, ब्याज संरक्षण रिजर्व और नांगल। तो ये देखिए तीनों एक साथ दिया हुआ है पंजाब में। इसी तरह से महाराष्ट्र का नांदुर पहला, महाराष्ट्र का पहला है, और दूसरा लोनार हो गया, ध्यान रखना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 6, 7 और 8, यानी उत्तर प्रदेश की टोटल। इससे पहले अपर गंगा था, ये देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, या ऊपरी गंगा नदी। तो 1, 6 और +1 जो आगरा, तो 6, 1, 7, 1, 8 हो गया। यानी सबसे ज्यादा रामसर साइट की बात की जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश से संबंधित है। याद हो जाएगा एक एक करके।
अब बात करते हैं थोड़ा सा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, इसी से संबंधित है, ये भी कई बार आ चुका है प्रश्नों में। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वेटलैंड साइटों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की सूची में है, जहां पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हों या हो रहे हों, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने की संभावना है। इसे रामसर सूची के भाग के रूप में बनाए रखा गया है। तो दोस्तों, इसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो भारत के स्थल हैं 3 हुआ करते थे। सबसे पहला जो था, ध्यान रखेंगे दोस्तों, केवलादेव नेशनल पार्क 1990 में, ये कहाँ है, राजस्थान में है। तो इसे घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, भरतपुर में अवस्थित है। चिल्का लेक और मणिपुर लोकटक लेक, तो वर्तमान में ध्यान रखना लोकटक और केवलादेव यही दोनों हैं। चिल्का भी शामिल किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो चिल्का लेक उड़ीसा में है और 1993 में, बट अब इसको 2002 में इससे हटा दिया गया है, यानी इसको संरक्षित कर लिया गया, तो इस तरह से अब हट गया है। तो यह तीनों याद रखेंगे, कौन कौन से, लोकटक, केवलादेव और चिल्का लेक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 3 में अब 2 हैं जो मॉन्ट्रेक्स, ऐसे पूछ लेगा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। ईरान टेल्स IAEA, अब देखिए यही इसी का फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इट प्लान्स टू इनरिच यूरेनियम टू अप टू 20% एट फोर्डो साइट। दोस्तों, ईरान में यह फोर्डो परमाणु संयंत्र है, कहाँ है, ईरान के पहाड़ के भीतर स्थित है, और 20% शुद्धता तक संवर्धित करने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसे ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते का बड़ा उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि ईरान ने IAEA को इसकी खबर दे दी थी, तो इसलिए, और ईरान से अमेरिका के बीच में आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार पिछले 3-4 साल यानी 2015 के बाद से ही तनाव बना हुआ है, हर बातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इवन इस प्रतिबंध का असर हमारे भारत पर भी पड़ रहा है। भारत से अमेरिका ने मना कर दिया है भारत को कि उससे कोई भी प्रकार का संबंध न रखें, लेकिन ऐसे में क्या भारत को अपने कूटनीतिक प्रयासों के जरिए ईरान को भी, चूंकि ईरान भारत का अच्छा मित्र है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, आगे ईरान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, अभी ये खबर है। तो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करना होता है, लेकिन साल 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान सिर्फ 4% शुद्धता तक ही यूरेनियम को संवर्धित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर करते हुए उस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो दोस्तों, 2015 के बाद से ही अमेरिका ने इस पर बहुत सारे प्रतिबंध, इसको आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है। हालांकि ईरान झुकने वाला नहीं है। हार्मुज जल संधि, अभी इसमें चर्चा करेंगे, तो यह जो है हार्मुज जल संधि पर वह अपना काफी कंट्रोल स्थापित करता है, और हार्मुज जल संधि अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वह स्टेट है, जिसकी वजह से अमेरिका को आए दिन दोनों में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो आगे देखते हैं, इसमें परमाणु मामलों पर नज़र रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, वियना में है। ऑस्ट्रिया एक देश है, याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रिया। हाँ, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह इसने स्वीकार किया है कि ईरान ने उसके पर्यवेक्षकों को इस संबंध में जानकारी दी है, लेकिन फिर से अमेरिका को कह सकते हैं कि यह गुस्सा दिलाने का कार्य ईरान ने कर दिया है। आइए थोड़ा सा ईरान के बारे में देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईरान कैस्पियन सागर लेक को टच कर रहा है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लवणीय झील है, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट सैलाइन लेक है। कैस्पियन सागर 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है दोस्तों। रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, यह सब इसको स्पर्श करते हैं दोस्तों। और ये देख रहे हैं ईरान को स्पर्श करने वाले देश कौन से हैं, तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशखाबाद है, अफगानिस्तान को भी स्पर्श कर रहा है जिसकी राजधानी काबुल है,
पाकिस्तान को भी स्पर्श कर रहा है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और दोस्तों यहीं पर आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर हार्मुज स्ट्रेट है। मैंने क्या कहा था, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण या सामरिक दृष्टिकोण की स्थिति से बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है। यहाँ पर देख रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान और यह पर्सियन गल्फ है, यानी फारस की खाड़ी को जोड़ती है। जल संधियां दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड, यानी दो सागरों को जोड़ती हैं तथा स्थलों को अलग करती हैं। तो ईरान और ओमान को अलग कर रही है। ओमान क्या है, इसकी कैपिटल मस्कट है दोस्तों। और यहाँ इधर देख रहे हैं इराक को भी स्पर्श कर रहा है, इधर आप देख रहे हैं टर्की को भी स्पर्श कर रहा है, आर्मेनिया को भी स्पर्श कर रहा है जिसकी राजधानी येरेवन है, और अजरबैजान को भी स्पर्श कर रहा है जिसकी कैपिटल बाकू है, जो कि महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी हैं, कैपिटल इसकी तेहरान है, यहाँ की करेंसी ईरानियन रियाल है और ऑफिशियल लैंग्वेज पर्सियन है, यही हिंदी में दिया है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ईरान में सबसे ज़्यादा, जैसे मुस्लिम गुट में शिया और सुन्नी समुदाय होता है, तो यह जो है शिया समुदाय के लोग ईरान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के अकूत भंडार यहाँ पर अवस्थित हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इजराइल लीड्स इन वैक्सीनेशन। दोस्तों इजराइल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लगभग सभी देशों में शुरू हो गया है यह कार्य वैक्सीनेशन का। किसका? कोरोना की वैक्सीन का। तो इजराइल कोरोना से जंग में कह सकते हैं विश्व लीडर बनकर, वर्ल्ड लीडर बनकर के उभर रहा है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से बात की जाए तो कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने वाला पहला सबसे आगे देश है इजराइल, क्योंकि यहाँ की आबादी दोस्तों 90 लाख, जिसमें से आबादी में से 10 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जो प्रति व्यक्ति के लिहाज से देश में 10% की दर से अधिक है। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंध आवर वर्ल्ड इन डाटा, इसको ध्यान देंगे, इसको विश्व या वर्ल्ड कहेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इन डाटा वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार इजराइल प्रति 100 लोगों में से 11.55 टीकाकरण खुराक की दर के साथ दौड़ में सबसे आगे है। और इजराइल ने 19 दिसंबर को ही टीकाकरण शुरू कर दिया था। जहां वहां पर देखा जाए तो हम लोगों ने चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, पासपोर्ट जारी किया है उसने, ग्रीन पासपोर्ट जारी किया है, यानी जिन लोगों को बाहर जाना है तो टीकाकरण आवश्यक है। तो देश में 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक वैक्सीन की 2 खुराक में से पहली प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह से प्रति व्यक्ति के लिहाज से टीकाकरण की दर, जैसे बहरीन में 3.49 है, ब्रिटेन में 1.47 है, अमेरिका में 0.84% है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर 99.5 लाख लोगों ने, यानी लगभग 1 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की खुराक प्राप्त कर ली है। चीन ने कोविड-19 वैक्सीन खुराक में 45 लाख लोगों को दिया है, वहीं अमेरिका ने 27.9, और जो कि देश की आबादी का 1% से भी कम है। विश्व स्तर पर महामारी के कारण 18 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। आज हम बात करेंगे दोस्तों बूटा सिंह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि राजनीति के महारथी में इनका नाम लिया जाता है दोस्तों। अब यह दुनिया में नहीं रहे। 86 वर्षीय बूटा सिंह का नई दिल्ली में निधन हो गया है। 1934 में जालंधर जिले में जन्मे बूटा सिंह राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा नाम थे। 8 बार, ध्यान रखना दोस्तों, 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। और सरदार बूटा सिंह केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, खेल मंत्री एवं बिहार के राज्यपाल तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हुई हैं दोस्तों। और बूटा सिंह कांग्रेस से तब से जुड़े थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, यानी उन्होंने इंदिरा गांधी का भी कार्यकाल देखा है, राजीव गांधी का भी, पीवी नरसिम्हा राव व मनमोहन सिंह, और इन सब के मंत्रालय में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं दोस्तों। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे हैं, भारत के गृह मंत्री और बाद में बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं दोस्तों। बूटा सिंह को दलितों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत में और विदेशों में विशेष रूप से अकाल तख्त साहिब के निर्माण व पुनः निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्होंने दिल्ली व अन्य स्थानों पर गुरुद्वारों के पुनर्निर्माण में भी भूमिका निभाई थी। ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जो अब दुनिया में नहीं रहे। अब बात करते हैं बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचारों में। टाटा सन्स बिकम कंट्रीज लार्जेस्ट प्रमोटर। दोस्तों मतलब घरेलू शेयर बाजारों के नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के बीच
टाटा सन्स देश की सबसे बड़ी प्रमोटर कंपनी बनकर उभरी है। बीते वर्ष के अंत तक सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटर के रूप में टाटा सन्स ने किसको पीछे किया है? सरकार को ही पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले पिछले 2 दशकों तक सरकार ही सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में देश की सबसे बड़ी प्रमोटर थी और अपनी सूचीबद्ध कंपनियों में पिछले वर्ष टाटा सन्स की हिस्सेदारी 34% बढ़ गई, जिसका कुल मूल्य 9.28 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं अपनी सूचीबद्ध कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के आखिर 9.24 लाख करोड़ रुपए मूल्य की थी दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 1 वर्ष के दौरान अपनी सूचीबद्ध कंपनियां सरकार की जो हिस्सेदारी में 20% की गिरावट आ गई है, यानी गिर गई है। यही कारण है कि टाटा सन्स सबसे आगे उभर करके आई है। पिछले वर्ष दिसंबर के अंत में टाटा ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 15.6 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। और थोड़ा सा टाटा के बारे में जान लीजिए कि जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना 1868 में की थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी और जो सब्सिडियरीज हैं टाटा ग्रुप, विस्तारा, टाटा स्काई और भी बहुत सारी हैं। तो इस तरह से टाइप ऑफ बिजनेस प्राइवेट हेल्ड कंपनी है, यह निजी तौर पर आयोजित कंपनी है। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। पीएम मोदी इज वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर इन सर्वे ऑफ अमेरिकन कंपनी। दोस्तों, अमेरिका की डाटा फर्म ने अपने सर्वे में दुनिया का सबसे लोकप्रिय और स्वीकार राजनेता माना है किसे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो दुनिया भर के राजनेताओं की लोकप्रियता पर नजर रखने वाली कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट ने अपने सर्वे में कहा है कि 75% लोगों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, वहीं 20% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। यानी कुल मिलाकर 55% लोगों ने माना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वीकार राजनेता हैं। यह सर्वे अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील समेत दुनिया के 13 लोकतांत्रिक देशों में हुआ था। तो इसमें से भारत के प्रधानमंत्री को पहला स्थान मिला है, जिसमें से दूसरा स्थान एंजेला मर्केल का रहा है। बुक्स ऑफ द वीक इस सप्ताह की पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ये 3 पुस्तकें हैं, देखिए, जैसे पहली पुस्तक इसमें है ए पोएम ए डे। इसमें आप दिख रहा होगा ए पोएम ए डे। इसके लेखक हैं गुलजार। तो ये गुलजार साहब की यह पुस्तक है। यह इसमें विविध विषयों से समृद्ध है। इसमें बेरोजगारी, जीवन संघर्ष, प्रतिरोध, सियासत, धार्मिकता, हिंसा, सभी तरह के दृश्य इसमें उपस्थित हैं दोस्तों इस पुस्तक में। और इसके लेखक कौन है? गुलजार साहब हैं। इसका प्रकाशक हार्पर कॉलिंस पब्लिशर नोएडा है। तो यह महत्वपूर्ण है इस सप्ताह में। और दूसरी किताब है यशस्वी भारत। यह जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की यह पुस्तक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिकी के प्रति समझ बढ़ाने वाली यह किताब इस संगठन में आ रहे समयानुकूल परिवर्तनों से भी साक्षात्कार कराती है। संघ से जुड़े एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में भी यह पुस्तक सार्थक सिद्ध होती है। दोस्तों, इसका संपादन श्याम किशोर ने और प्रभात प्रकाशन के तहत इसको छापा गया है। अगली है अपने चाणक्य स्वयं बने। तो यह रेणु सैनी की किताब है। विद्या विहार नई दिल्ली के इसके प्रकाशक हैं दोस्तों। यानी जीवन चुनौतियों का नाम है। चुनौतियों को लोग अवसर के रूप में देखते हुए तो कुछ कठिनाइयों के रूप में, तो चुनौतियों को अवसर मानने वाले लोग कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इसमें इन्हीं सब बातों का इस पुस्तक में व्याख्यान किया गया है। पुस्तक में चाणक्य की नीतियों और विचार के जरिए जीवन को सफल, समृद्ध और खुशहाल बनाने के रास्ते बताए गए हैं दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ये तीनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। इंडियन मेन हॉकी टीम कैंप विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 5। दोस्तों, कप्तान मनप्रीत सिंह। अब यही प्रश्न आ जाएगा, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? गोलकीपर कौन है? पीआर श्रीजेश सहित भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 33 कोर संभावित खिलाड़ी 3 हफ्ते के ब्रेक के बाद 5 जनवरी से बेंगलुरु में शुरू हो रहे राष्ट्रीय शिविर में लौटेंगे और अभ्यास करेंगे। और शिविर का आयोजन कौन कर रहा है, किस परिसर में होगा? तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई भी कहते हैं, उसके परिसर में किया जाएगा। साई और हॉकी इंडिया की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने से पहले
कोर समूह के खिलाड़ी 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड से गुजरेंगे दोस्त। जान लीजिए इसमें जैसे गोलकीपर्स, ये नाम कभी कभी मिलान करने को आ जाता है, तो गोलकीपर में PR श्रीजेश, कृष्णा B पाठक, सूरज करकेरा, मान लीजिए कि यह अगर नहीं जा पाते हैं तो इनको भेजा जाएगा। इसी तरह डिफेंडर में वीरेंद्र लकड़ा, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, कोथाजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, गुरिंदर सिंह, जर्मनप्रीत सिंह, वरुण कुमार, दिफसान टिर्की और नीलम संदीप। इसी तरह से मिडफील्डर में मनप्रीत सिंह, चिंगल सेना सिंह, कंगुजम, नीलकांत शर्मा, सुमित, जसकरण सिंह, राजकुमार पाल, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद। और फॉरवर्ड में SV सुनील, आकाशदीप सिंह, मनदीप सिंह, ललित उपाध्याय, रमनदीप सिंह, सिमरनजीत सिंह, शमशेर सिंह, गुरजस सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरसाहिबजीत सिंह, शिलानंद। तो इस तरह से, और मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड, ये भी ध्यान, इसमें यह महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, कैप्टन और गोलकीपर। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम बात करेंगे भारत के रेलवे जोन की। एक परीक्षा में एक क्वेश्चन यहां से आपकी परीक्षा में अक्सर आ जाया करता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह कभी कभी सीधे आ जाता है, मिलान करने को आ जाएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी दोस्तों। यह 34 किलोमीटर चला था और एक भाप का इंजन लगा हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1854 में पूर्वी भारत में पहली ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच में चली थी। और दोस्तों पहली विद्युत ट्रेन 1925 में मुंबई से VT कुर्ला के बीच चली थी। और दोस्तों 1950 में, ये भी फैक्ट याद रखना, कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। तो इस तरह से उत्तर रेलवे, यानी इसको NR भी लिखा रहता है, ट्रेन के आगे ही लिखा रहता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जोन का दिल्ली में है। और टोटल अब 18 रेलवे जोन हो गए हैं। इसी तरह से ईस्टर्न रेल का कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी कोलकाता, इसी तरह से साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद, इसी तरह से साउदर्न रेलवे का चेन्नई, और सेंट्रल रेलवे का मुंबई, और वेस्टर्न रेलवे का भी मुंबई है। साउथ वेस्टर्न रेलवे का, यानी इस तरफ है, यह हुगली कर्नाटक में है। इसी तरह नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जयपुर में है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कह सकते हैं पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर में है, मध्य प्रदेश। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी NCR प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद पहले कहते थे। साउथ सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, ध्यान रखेंगे, साउथ ईस्ट सेंट्रल यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, यह छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। इसी तरह से भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय, यानी यहां पर आप देखेंगे उड़ीसा में है। ईस्टर्न रेलवे बिहार में है, हाजीपुर में। ECR या ECR, इसको ER कहेंगे, ध्यान रखना, ER ईस्टर्न रेलवे। कोलकाता मेट्रो रेलवे KMR, यह 17वां बना था दोस्तों, याद रखना, तो ये भी कोलकाता में है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर में है। और गोरखपुर, ध्यान रखेंगे, गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है दोस्तों। पहले खड़गपुर हुआ करता था, अब क्या है, गोरखपुर का नाम लिया जाता है। यह 1.35 किलोमीटर का है इसकी लंबाई। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NEFR भी लिखा रहता है कहीं कहीं दोस्तों, तो गुवाहाटी मालेगांव में है। साउथ कोस्टल रेलवे जो सबसे नया बना है अभी 2019 में, 27 जुलाई 2019 में, विशाखापट्टनम में है। तो इस तरह से यह सारे कोस्टल रेलवेज को आप मैप के थ्रू याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। ऐसे बना लीजिएगा, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ऐसे करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। पहले नॉर्दर्न वाला, इधर आपको कम मिलेंगे, इधर ज़्यादा मिलेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में। दोस्तों आज उत्तर देने वालों में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप लोग जल्दबाजी नहीं करें। कई लोगों ने जूको घाटी की जगह मरखा घाटी बोल दिया है, कई लोगों ने 5 लाख की जगह 1 लाख बोल दिया है। तो आप लोग सबसे पहले खबर को सुना करिए, उत्तर जल्दी देने की प्रतिस्पर्धा नहीं रखें, पहले सुनिए और सारे उत्तर इसी प्रश्नों, यानी जो खबरें हैं हम लोगों ने बनाई हैं, इसी में से लिया गया है। तो जल्दबाजी नहीं करें और कोशिश करें कि उत्तर सही हो आपका। तो इस तरह से आइए देखते हैं कि किन लोगों ने उत्तर दिया है। दीपेश शर्मा ने उत्तर दिया है, योगवती राठौर ने उत्तर दिया है, इनक्यूसिटिव, ऋतिक सिंह, बहात यूनिश, घनश्याम मिश्रा, संदीप यादव, ज्ञान रंजन साहू, बीरेन शिंदे,
अभिषेक अचवाले, विवेक सिंह, अश्विन प्रभा, गुलशन कुमार, शुभम रघुवंशी, आदित्य कुशवाहा, मंजीत कुमार, अभिषेक झा, राजेश कुमार, नरेंद्र धाकड़, सूरज उपाध्याय, सौरभ चौधरी, आशुतोष कुमार, शुभम शुक्ला, मीना ताई शिंदे, संजय नेगी, सुकन्या जेना, उदय जी के, मुस्कान शेख, पैराडाइज लॉस्ट, कंचन वर्मा, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। दोस्तों कोशिश करिए कि जल्दबाजी में नहीं। देखिए ये प्रश्न आपको गलत नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि एक प्रश्न गलत करने का मतलब है कि कई हजार बच्चों से हम पीछे चले जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। पहले खबर को सुनिए फिर उत्तर दीजिए, और मैं नाम नहीं लूंगा कि किसने गलती की है, आप लोग खुद समझ जाइएगा। फिर से इसको सुनिएगा। अगर तब भी दिक्कत आती है तो फिर मैं निश्चित रूप से कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट संडे से पिछले जो जितने लोगों ने गलत उत्तर दिया है तो उसको डिस्कस कर दिया करूंगा। तो आइए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, कोवैक्सीन को किसने विकसित किया है? दोस्तों जैसे कल हम लोगों ने चर्चा किया था कोविशील्ड की, आज कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। इसको किसने बनाया है? एस्ट्रोजेनेका ने, सीरम इंस्टीट्यूट ने, या भारत बायोटेक एंड आईसीएमआर ने, या बाइकॉन इंडिया ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व का पहला देश बन गया जिसने ब्रिटेन के नए स्ट्रेन को प्रयोगशाला में अलग करने में कामयाबी हासिल की है? अमेरिका, भारत, जापान या चीन? नेक्स्ट है, रामसर संधि में भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? कब ज्वाइन किया था भारत ने? 1975 में, 82 में, 85 में या 90 में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में है, वियना में, बुडापेस्ट में या मैड्रिड में है? पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रति व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है? इजराइल, अमेरिका, चीन या ब्रिटेन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश की सबसे बड़ी प्रमोटर कंपनी बनकर, यानी कौन सी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है? टाटा सन्स, रिलायंस, बजाज या महिंद्रा? नेक्स्ट है, यशस्वी भारत पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मोहन भागवत या शशि थरूर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी डाटा फर्म ने अपने सर्वे में दुनिया का सबसे लोकप्रिय और स्वीकार राजनेता किस नेता को माना है? नरेंद्र मोदी को, एंजेला मार्कर को, डोनाल्ड ट्रंप को या बोरिस जॉनसन को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? पीआर श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह या सुरेंद्र सिंह? और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, कटक में या भुवनेश्वर में? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा और सही उत्तर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।